वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर एनईपी का जो पेपर है उसको यहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं 2025 वाला। जनरल यानी कि इलेक्टिव का हमारा जी का ये सब्जेक्ट होता है। सेमेस्टर टू हो सकता है आपके पास ही सेमेस्टर टू में हो, सेमेस्टर वन में हो, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे जनरली सेमेस्टर वन में माइक्रो होती है, देन सेमेस्टर टू में मैक्रो होती है। तो यहाँ पर वही अपलोड करने जाना है। सो वी हैव रियली गॉट समवन who is going to record these lectures। तो जैसा कि बताया था, कुछ ना कुछ आप मीनिंगफुल करिए और लोग भी ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिल रहा होगा उनको भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जरूर सपोर्ट जरूर करिएगा, बिकॉज एवरीवन इज न्यू हेयर। जिसने जो भी स्टार्ट करता है कुछ ना कुछ नया करता है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, एक कंस्ट्रक्टिव वे में फीडबैक की जरूरत होती है। तो जरूर अपनी अपनी राय कमेंट्स में दीजिए, टेलीग्राम पर दीजिए। कोई भी डाउट हो बताइए, डिस्कस करते रहेंगे। और भी कुछ लाना हो तो जरूर लाइए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले लोगों तक वाले ग्रुप्स में इन सारी वीडियोस को भेजिए, सो दैट वो लोग भी अच्छे से फायदा उठा पाए। सो स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को। और यहाँ पर अब आवाज डेफिनेटली चेंज होने वाली है, सो एंजॉय लेक्चर। Hi guys, welcome back to Due Pariksha. Today we are going to solve NEP paper for General Elective Economics Semester 2, and this is going to be a one-shot video. So without any delay, we should start with our questions. Okay, now let's see what our first question is. What is a business cycle? How does the unemployment rate behave over the course of a business cycle? And does the unemployment rate ever reach zero? So starting with what is a business cycle? So it refers to the repeated fluctuations that happen in economic activity. जैसे जो भी changes repeatedly आ रहे हैं after a certain period of time किसी भी economic activity में, जैसे वो income हो, output या फिर employment, whatever factor is being affected due to these changes, then that comes under the business cycle. अब जैसे after certain period of time changes आ रहे हैं and ये changes repeat हो रहे हैं over period of time, तो इट ऑल कम्स अंडर द बिजनेस साइकिल। एंड इसको हम कई सारे फेजेस होते हैं इसके, तो हम उससे समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फेजेस आते हैं एक बिजनेस साइकिल के अंदर। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन, इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स है जैसे कि आउटपुट, इनकम, एंड एम्प्लॉयमेंट आते हैं। एंड सिंस ये एक्सपेंशन फेज चल रहा है, तो दीज फैक्टर्स दे कीप ऑन इंक्रीजिंग and this is a boom phase. So this happens under expansion. Now on to the next phase, which is ये peak level होता है economy का, when the economy is at its highest level. So since the economy is at its highest level, this is the peak phase of the economy. And our next phase, now expansion हो चुका है, economy का peak phase आ चुका है, उसके बाद next is recession। एंड अगेन ऑल दी फैक्टर्स जो हमने देखे थे एक्सपेंशन के टाइम पे, आउटपुट, इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, these factors are now at low and they keep on decreasing as well. So now we are at recession. अब अगला phase is depression. This is the depression phase, or you can also say it is the lowest phase in which economy works as well. इसमें सारे factors are just at low and very bad condition for the economy, and this is our last phase for this cycle. So lowest point of economic activity. ओके, सो अब हमारा अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि डज अनएम्प्लॉयमेंट रेट अफेक्ट होता है इस कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। सो आई मीन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इसके ऑपोजिट वर्क करता है। कैसे, लेट्स जस्ट सी। सो बिजनेस साइकिल के ऑपोजिट ऐसे लाइक वर्क करता है ये, जैसे ड्यूरिंग सपोज एक्सपेंशन वी विल टेक, ड्यूरिंग
expansion. What happens is unemployment rate is very low. Why? Because as we saw earlier कि expansion के time पे employment is very high. So consecutively it is very evident कि जब employment high है तो unemployment बहुत low होगा. And same thing, so you can see कि कैसे ये opposite काम कर रहा है business cycle के. Same thing during recession, unemployment is very high. So it's going to be very high during recession because as we have seen कि employment है नहीं, income is very high, output is also, sorry, income is very low, output is low, and employment is also low. So unemployment will be very high during recession, and unemployment works counter cyclical to the business cycle. It is counter cyclical to the business cycle. That's how we know कि unemployment rate कैसे behave करता है over the course of a business cycle. Now our final question, does the unemployment rate ever reach zero? So इसका आंसर होगा no. Unemployment rate doesn't reach zero. बिकॉज वाई, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी पूरी तरीके से जीरो नहीं हो सकती क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है. वो फैक्टर्स नेचुरल भी होते हैं, जैसे कि व्हाट इफ समवन जस्ट डजंट वांट टू वर्क. सो दैट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड यू कांट से कि इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है. सो नो. And also other factor is people switch their jobs and people develop their skills, so there is also the factor of skills का mismatch होना. So all of these factors are still at work regardless की economic activity कैसी है. So no, unemployment unemployment never reach zero, and it can be in any condition, but unemployment का factor is never at zero. Our next part for this question is explain the differences among the nominal interest rate, the real interest rate, and the expected real interest rate. Which interest rate concept is the most important for the decisions made by borrowers and lenders, and why? So starting with, let's see ki what are the differences between these three rates. First we have nominal interest rate. Now, this is the interest rate that you see or are told by banks. So, when you go for suppose taking a loan, then banks tell you this interest rate. So, and this interest rate do not consider inflation. Simply, how can you identify this is by understanding key whether inflation is considered or not. And in this interest rate told by banks, don't consider inflation. Okay, so next one is ex- real interest rate. Now, in real interest rate, we consider inflation, but actual inflation, not okay. So, in real interest rate, we consider actual inflation, and we have a formula for this. Nominal minus actual inflation, and it is adjusted for actual inflation जो अभी present में चल रहा है. Similarly, we have expected real interest rate. Expected real interest rate. Now, this is different from the above two because it considers what is the inflation rate in future. मतलब कि future में क्या inflation rate होने वाला है ये उसको consider करके चलता है. So, this is why ये different है. And
सिंस हमें अभी पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या इन्फ्लेशन होने वाला है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन क्या होने वाली है, उसको कंसिडर करके एक इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। तो जो कि फाइनल पार्ट है हमारे क्वेश्चन का कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है डिसीजंस लेने के मामले में बोरोवर्स एंड लेंडर्स के लिए, तो वो एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट है। वाई? बिकॉज सिंस आपको फ्यूचर, आप जो अभी डिसीजंस ले रहे हो वो फ्यूचर में इम्पैक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको कैसे रिटर्न मिल रहा है आपके पैसे के ऊपर। तो क्योंकि वो फैक्टर आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट से पता चलेगा, इस वजह से ये जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर बोरोवर्स एंड लेंडर्स। डिसीजंस आर मेड टुडे फॉर फ्यूचर रिटर्न्स एंड फ्यूचर आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपको आज लेने हैं डिसीजंस, तो वो आप एक ऐसे ही इंटरेस्ट रेट को देखकर ले पाओगे जो ऑलरेडी फ्यूचर इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहा है। सो दिस वाज द फाइनल आंसर फॉर दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, which is what are bond prices and bond yields, and explain the relationship between them using a suitable example. Illustrate this relationship with the help of a diagram. So let's just first understand that what is a bond. A bond is very simple. It is something that you buy today and you get a fixed payment in the future. Buy today, you get fixed payment in the future. Just a very simple concept honestly. And now so we have understood कि bond क्या होता है। अब bond prices very simple, कि the price at which you are buying the bond today, so basically amount you pay today to buy a bond. We can understand this with an example. Now suppose that you paid 90 rupees and you bought a bond, and you will get 100 rupees after 1 year as a fixed payment. So this is example of buying a bond and what is a bond price. Now let's talk about what is bond. Let's talk about what is bond yield. So basically, yield is the rate of return, interest rate that you earn from the bond. It is the rate of return interest rate you earn from the bond. Okay, so very basic, bond price is the amount that you pay today to buy the bond, and yield is the interest rate or the rate of return that you will be getting in the future. Now, let's see what is the relationship between bond price and yield. So, they are negatively related, or you can say they have inversely proportional relationship. Negatively. Now, how is this negatively related? Suppose if the bond price is low, bond price is low, then you are going to pay less. You are going to pay less. And then you will gain more. In future, you will be getting a higher return. And that is going to lead to a high yield. I hope that makes sense. You can also understand this by the second point. Now suppose ki your bond price is high. So what will happen? You will pay more to buy that bond, and in future you will gain less money. So when you will gain less money, then your yield will be low. And this basically explains the relationship between bond price and yield. They are inversely related, and as well as you can say they are negatively related. Now let's move on
to what our graph will be. As it is said, you have to illustrate this with the help of an example. Now let's move on to the diagram for this question. Okay, so we have our price here, bond price, and we have our yield in the y-axis. Since we have already established कि ये negative relationship है, so it's going to be a downward slope. My apologies if the diagram is a little wonky. I don't have much experience drawing a diagram in a pen tab, so okay. So we have already established that the graph is going to be a downward slope since जो price and yield का relationship है, it's negatively related and as well as you can say it's inversely proportional. So let's just understand कि suppose there is a point P1 and then yield is Y1. So this is going to be the meeting point. Then suppose there is a price P2 and its yield is also Y2. Since price is high, you can already see that our yield is low. When our price is low, you can see our yield is high. So yeah, and you can see when our when we have a P naught price, our yield is Y naught. So this was the diagram and our question is complete. Now we can move on to the B part of this question in which we have an economy described जिसमें ये following functions दिए हुए हैं and we have to calculate equilibrium level of income, multiplier, budget, surplus or deficit, and new equilibrium income and in multiplier in case the tax rate increases to 0.25. Okay, so सबसे पहले let's understand कि हमारी जो given values हैं वो क्या क्या हैं. So सबसे पहले we are given consumption function which is 500 plus 0.5 into disposable income. So let's see कि general form क्या होता है consumption function का. C bar plus MPC income. Basically यहाँ पे C bar is consumption is autonomous consumption function which is basically consumption but independent of any other factor, उसे हम consumption function कहते हैं जिसमें कि C bar लगा होता है, plus MPC which is marginal propensity to consume. ये बताता है कि how much fractional of income is spent in consuming, हम consumption में कितना fraction of income लगा रहे हैं and Y is our income. तो ये general होता है इक्वेशन फॉर द कंजम्पशन फंक्शन. इसमें आप y को इनकम की जगह आप डिस्पोजेबल इनकम भी ले सकते हो. डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है अगले लाइन में हम देखते हैं. डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम जिसमें से आपकी जो इनकम बची हुई है आफ्टर यू हैव पेड योर टैक्सेस. सो इनकम माइनस टी प्लस टी आर. अब यहाँ पे इनकम है जिसमें से आप टैक्सेस हटा दो एंड जो भी आपको ट्रांसफर रिसीट मिल रहे हैं गवर्नमेंट से उससे ऐड कर लो. क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कि सिर्फ वाई माइनस टैक्सेस लिखा हुआ है तो वो एक मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि जो ट्रांसफर रिसीट्स क्योंकि यहाँ पे हमें दिए हुए हैं ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब हमें मिल रहे हैं वो चीज तो वो तो ऐड होगी ही इनकम में डिस्पोजेबल इनकम में भी. उसके बाद वी हैव इन्वेस्टमेंट आई बार विच इज 1000, जी बार विच इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग 2000, टैक्स रेट विच इज 0.2, transfer receipts from government which is solving the first part of the question which is simply calculate equilibrium level of income and multiply in this model. तो इसके लिए let's find out कि what is the value of our disposable income. So y income minus tax rates. And what are taxes? So we have tax rate 0.2 into income. This is small t into y. This is capital T which is taxes plus 200 which is transfer from government. Now this will be 0.8y plus 200. Okay, we have our disposable income. Now we will put this in our consumption function. So C equals to 500 plus 0.5 into 0.8y
plus 200, which is our disposable income. And our value will be 500 plus 0.4, this is 0.4y plus 100. So it will be simply 600 plus 0.4y. Okay, now let's see how can we solve for equilibrium income. So equilibrium income is simply when income equals to consumption plus investment plus government, and we would also add net net exports, basically exports and imports of the country, but since हमें इसकी वैल्यू नहीं दी है, so अभी हम ये फैक्टर ऐड नहीं करेंगे, and we will just find out our income from this. So हम consumption function की वैल्यू पुट करेंगे 600 plus 0.4y plus government value, which is 1000, plus, okay, so 2000, government value is 2000, investment value is 1000, so we will add 2000 now, and our answer will be y equals to 3600. ये add होगा, so it will be 3600 plus 0.4y. Now we will solve for y. So y minus 0.4y, it is going to be 0.6y equals to 3600, and our income is going to be 6000. So we have our equilibrium income. Now our next step is to find the value for multiplier. So how can we solve for multiplier? K equals to, we are going to put our formula for multiply, which is 1 minus MPC, which I told you is marginal propensity to consume, into 1 minus tax rate. Okay, so 1 upon 0.5, 1 minus 0.2. 1 minus 0.5 into 1 minus 0.2, which is 0.8. And lastly, we have, okay, so we have 1 upon 1 minus 0.4, and then 1 upon 1 minus 0.4 is 0.6, and our multiplier is 1 upon 1.67. So this is our multiplier. Now our first part is completed, and we are going to move to the second part of this question. Okay, now let's find out whether we have a budget surplus or a budget deficit situation. So we are going to find out budget by the formula, which is budget equals to taxes minus government spending minus transfer receipts from government. This is a formula in finding out budget. We are going to take taxes that government gets from people. This means हम subtract करेंगे government spending on various stuff, and we are also going to subtract transfer receipts that government sends to people. So this is our final formula, in which we are going to put taxes का value पहले. तो taxes हम कैसे निकालेंगे? Tax rate into income. Our tax rate is 0.2 into income अभी हमने निकाल ली है 6000. This is going to be 1200. So our taxes का value is 1200. 1200 minus government spending, which is 2000, minus 200, which is TR, and our answer is minus 1000. So since our value is in minus, we can safely assume that the budget is in deficit. So we have budget deficit for the second part of this answer.
So equilibrium level पे we have a budget deficit. Now we can move on to the third part of this question. Okay. So for the third part of the question, we are going to basically repeat what we did in our first part, but just with a new value for tax rate T. So since हमें new income निकालनी है, so we are going to have a new disposable income as well. YD equals to Y minus 0.25 Y plus 200. Since our tax rate has increased to 0.25, so it will be 0.75 Y plus 200. Now we are going to put this in a consumption function. So we are going to get 500 plus 0.5 into 0.75 Y plus 200. And our answer is going to 600 after multiplying plus 0.37. This is 6. Please don't confuse this with a 6. This is 0. 0.375 Y. Now this is our consumption function. Let's find out कि equilibrium level पे income क्या होगी. So Y equals to 600 plus 0.375 Y. This is our value of C, plus we are going to add I, which is 1000, and then G, which is 2000. Okay, on to our next step. We are going to solve this. So we are going to get 3600 plus 0.375 Y. Now we are going to solve this for Y. So Y minus 0.375 Y equals to 3600. Then we have 0.625 Y equals to 3600, and our value for Y is 5760. This is our new income when we have tax rate increased to 0.25. Now, since we have this as our new income, we are going to get a new multiplier, which is going to be K equals to 1 upon 1 minus MPC, which is same as 0.5, and we are going to have a new tax rate, which is going to be 1 minus 0.25, and we are going to solve this. So this is our formula for the multiplier, in which we have 0.5 as MPC and 0.25 as our new tax rate, and our new multiplier is going to be 1.6. So this is our new multiplier when our tax rate has increased to 0.25. And this was our new income at equilibrium. And these are your answers. अब देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है. तो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, why are unemployment benefits referred to as automatic stabilizers, and we have to explain how these mechanisms affect business cycle fluctuations. तो सबसे पहले let's see कि what are automatic stabilizers. Automatic stabilizers. ओके, तो ये ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमी में कोई भी चेंज आता है, मैकेनिज्म्स दैट कोई भी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है उसको कम करते हैं, रिड्यूस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, विदाउट
any government action or intervention। तो ये ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो चेंजेस लाते हैं या जो चेंजेस को कम करते हैं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में होते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के हेल्प के या फिर इंटरवेंशन के। अब क्वेश्चन ये है कि जो इकॉन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं उन्हें हम क्यों कहते हैं कि वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं। तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं वो भी चेंज लाते हैं बिजनेस साइकिल में, और ये ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स now they automatically change विद बिजनेस साइकिल। तो अब जब ये ऑटोमेटिकली बिजनेस साइकिल को अफेक्ट कर रहा है एंड उसको चेंज भी कर रहा है बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिर एक्शन के, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह एक्ट कर रहा है। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा भी है। हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे मैकेनिज्म अफेक्ट करता है बिजनेस साइकिल को। तो सबसे पहले कि अगर बिजनेस साइकिल में लेट्स जस्ट से कि हमारा रिसेशन वाला फेज चल रहा है, तो उस समय क्या रहता है कि उस समय हमारी unemployment is very high। Unemployment is very high। तो जो गवर्नमेंट इज व्हाट डूइंग, गवर्नमेंट इज गिविंग more benefits। Government gives more benefits, it's simple। Now since government is giving more benefits, then people will still have income। People still have income, so the spending doesn't increase much। Spending doesn't spending doesn't fall too much। Increase तो क्या ही होगी, already people have less money, so spending doesn't fall too much। Now this helps in increasing demand because लोगों को अभी भी कहीं से तो इनकम मिल रही है, भले ही वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है तो एटलीस्ट, बट दे आर गेटिंग इनकम, और वही इनकम हेल्प करती है इंक्रीज डिमांड में। एंड ये कब होता है, रिसेशन के टाइम पे। तो ये रिसेशन को चेंज कर रहा है। रिसेशन ऑलरेडी एक फेज है बिजनेस साइकिल का, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इट इज हेल्पिंग रिड्यूस रिसेशन, सो इट इज इनएविटेबली रिड्यूसिंग एनी फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी। तो इस वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आता है, कंसिडर किया जाता है एज ए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अब हम एक्सपेंशन या फिर बूम के टाइम भी देख लेते हैं। अब इस फेज में क्या होता है, इस फेज में वी नो दैट is unemployment is very low। Unemployment very low, so the government gives fewer benefits and government spending also reduces, and this all results in preventing overheating। So this all prevents overheating। एंड जो बूम का फेज चल रहा है उसमें भी ये रिडक्शन ला रहा है एक तरीके से। सो इट कीप्स ऑन अफेक्टिंग द फ्लक्चुएशन जो इकोनॉमी में होते हैं, एंड इसी वजह से ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की तरह कंसिडर किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। सो दिस वाज आवर आंसर फॉर द ए पार्ट। अब हम बी पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें इफेक्ट बताना है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का यूजिंग सुटेबल डायग्राम्स। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इज व्हेन मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, एंड तो मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम इस कंडीशन पे। अभी फर्स्ट पार्ट इसका ये कह रहा है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी व्हिच इंक्रीजेस नॉमिनल मनी इनकम। सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी,
नाउ लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इज टोटल बाइंग एंड सेलिंग जो हो रही है इकोनॉमी में। एंड अगर यही लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ज्यादा गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, ज्यादा सर्विसेज यूज हो रही हैं, और ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। तो ज्यादा ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि ज्यादा इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है। अब नॉमिनल मनी इनकम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो टोटल इनकम है वो मनी के फॉर्म में मेजर्ड हो रही है, एंड उसको हम इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली नॉमिनल इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम मेजर्ड इन मनी एंड इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो अब नॉमिनल मनी इनकम इंक्रीज करती है कब? जब लोग ज्यादा कमा रहे हैं, पीपल ओके। सो नॉमिनल इनकम कब इंक्रीज हो रही है? व्हेन पीपल आर अर्निंग मोर and businesses are making more business, so businesses sell more. So ये सब कंडीशन होती है when nominal money income is increasing due to a general increase in the level of transaction as well. अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है तो जो टोटल इनकम है इकोनॉमी में वो भी बढ़ रही है। नाउ इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी equals to increase in total income in the economy. ओके। सो अब ये सब मनी डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करेगा? तो जब इनकम बढ़ रही है तो पीपल आर बाइंग मोर गुड्स, फर्म्स आर मेकिंग मोर पेमेंट्स एंड सैलरी भी इंक्रीज कर रही है। तो इस सब का यही मतलब होता है कि जो मनी की डिमांड है वो बढ़ रही है, क्योंकि अब लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए ये सब ट्रांजैक्शंस करने के लिए। लोग जब ज्यादा गुड्स खरीद रहे हैं तो उन्हें उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए। जब बिजनेस से ज्यादा सेल कर रहे हैं तो उन्हें उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए, और जब सैलरी इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए भी हमें ज्यादा पैसे चाहिए। इन सब का मनी मार्केट पे ऐसे इफेक्ट पड़ता है कि जो मनी डिमांड कब होता है वो राइट शिफ्ट होता है, क्योंकि मनी की डिमांड बढ़ रही है एंड जो मनी की सप्लाई है वो तो कांस्टेंट ही है। लेट्स सी, हम इसको ग्राफ से देखते हैं। सबसे पहले आर एक्स एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हमारे वाई एक्सिस पे वी आर गोइंग टू हैव nominal interest rate and इधर quantity of money. Okay, so सबसे पहले we are going to make our money demand curve. It's a little tilted. Okay, wait. Okay, so we have a money demand curve and this is our money supply curve. अब since nominal interest rate is also increasing, since nominal interest rate inflation को consider नहीं करता है, तो it is increasing and all the money demand is increasing due to various factors जो मैंने अभी बताया। So our money demand curve is going to shift rightwards. This will be our MD1, MD2, यहाँ पे you can have I2, this is I1.
So with this we can see कि कैसे हमारा empty curve is shift rightwards and money supply is constant, so this graph is not getting affected at all. This is for part 1. Let's see कि second part क्या है B का, contractionary monetary policy by central bank. So contractionary monetary policy क्या है? अब इसका सिंपल सा ये मीनिंग होता है कि जो सेंट्रल बैंक है, it tries to reduce the money supply in the economy. Central bank tries to reduce money supply in the economy. Now, why is it done? So, it can be done, it is done to first of all control inflation. Inflation को control करने के लिए it is important that you reduce money supply which central bank does, and also to control, or to, you can say, reduce excessive spending. Okay, so to पहला हमारा फैक्टर ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है एंड एक्सेसिव स्पेंडिंग को भी रिड्यूस करने के लिए इट इज डन. नाउ सेंट्रल बैंक कैसे करता है ये सब चीजें? पहले तो हाउ इज इट डन? सो यू कैन डू दिस बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स. पहला तो यू कैन इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, जो कि करता भी है सेंट्रल बैंक. when you increase interest rate, people generally लोन लेना कम कर देते हैं, तो ये एक चीज होती है. दूसरा, you sell some of government, you sell government's securities. तीसरा, you increase reserve ratio. Now all these reduce money that are available in banks. All these factors reduce money available in banks. नाउ इन सब चीजों का मनी सप्लाई पे कैसे इफेक्ट करता है, जो हमारा मनी मार्केट की हम जिसपे की भी बात कर रहे हैं. तो मनी सप्लाई ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाता है, सिंस हमारा पूरा इंटेंशन ही इसका था कि हम मनी को सप्लाई को कम करें. तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो जो मनी सप्लाई कर्व है, मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट, शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स. जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो एमडी कर्व था वो शिफ्ट राइट कर रहा था क्योंकि हमारा मनी डिमांड इंक्रीज कर रहा था. एंड सेकेंड पार्ट में वी कैन सी कि जो मनी सप्लाई कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली लेस मनी अवेलेबल है, बोरो करना इज एक्सपेंसिव, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, तो मनी सप्लाई इज इनएविटेबली कम हो रही है. इसको हम ग्राफ के तरीके से देखते हैं. सो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मनी and interest rate, and we have our money demand curve, money supply curve. This is money demand, this is money supply, and this is our interest rate 1. So as we saw कि interest rate increase होता है, so let's just say our interest rate has increased. Now here our second money supply curve is going to be, which is MS2, MS1. Now you can see how
this curve has shifted rightwards due to decrease in money supply. And here you can add, and here you can see how the quantity has also been affected. So this was our diagram for the second part, in which the supply curve is shifting left, and in first part the demand curve was shifting right. Now let's move on to our fourth question. Its a part is, using the SI diagram, explain the effects of a rise in consumer saving on desired national, either it's going to be desired national income or output. I'm not sure since I don't have the full क्वेश्चन. सो अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कंज्यूमर सेविंग है उसकी जो राइज हो रही है वो कैसे इफेक्ट डाल रही है नेशनल इनकम एंड आउटपुट पे. बेसिकली फॉर लेट्स जस्ट से कि क्या मतलब होता है राइज इन कंज्यूमर सेविंग का. इफ पीपल आर सेविंग मोर दे आर गोइंग टू कंज्यूम लेस. पीपल सेव मोर देन दे कंज्यूम लेस. एंड यहाँ पे कंज्यूमर्स की सेविंग इज इंक्रीजिंग. They consume less. Now, since we have less consumption, it's going to affect aggregate demand, and that is also going to be less. Let's see how. तो लोअर कंजम्पशन से क्या होता है कि जो टोटल स्पेंडिंग होती है इकोनॉमी की वो कम हो जाती है. टोटल स्पेंडिंग decreases. Also another thing is कि जो firms they sell less. Another factor is production decreases. Now, these are factors work. So our total income now, or really you can say national output, it also decreases. Now, these factors have effect on IS curve or SI diagram as well. So the SI curve, let's make that curve first. Here we have interest. Here we have income. Now, this curve shows equilibrium in goods market, Y versus I. Now, since consumption has fallen and due to which income has also fallen, at every interest rate, this is interest rate, at every interest rate, income is now lower. And due to this, the IS curve will shift left. This is due to the fact that at every interest rate we now have a lower income. Let's make our IS curve. So this is our IS curve. This is going to shift our curve is going to shift leftwards because we have less income than before. So we can see that our IS curve has shifted leftwards. This is due to less consumption, less aggregate demand,
and new equilibrium income being lower. When we increase savings, when we increase savings, what happens is your consumption decreases, aggregate demand decreases, and new equilibrium income also becomes lower. So we can say income falls. Income falls. And even though you can say कि people are now saving more, so why is income falling? But ये एक paradox होता है, इसको हम paradox of thrift भी कहते हैं कि people try to save more but income still falls and total saving increase नहीं होती है. ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि there is a decrease in income. There is a lower level of income at each interest rate, and this leads to paradox of thrift जहाँ पे increase saving से total saving increase नहीं करती है क्योंकि there is a decline in income, and this is the effect of rise in consumer saving on your desired national income, that is कि national income falls. Now let's see the B part. What is GDP deflator and how is it related to the price index of an economy? तो पहले GDP deflator क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये ये मेजर करके दिखाता है कि ओवरऑल प्राइस लेवल क्या है ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy. इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करके जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जीडीपी डिफ्लेटर का ये सिंपल डेफिनेशन होता है एंड ये भी दिखाता है कि कितना जीडीपी इंक्रीज हो रही है प्राइस राइज या फिर इन्फ्लेशन की वजह से rather देन एक्चुअल आउटपुट की वजह से. सो इसका ये दो फंक्शन होता है मेन. एक तो ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक मेजर बताता है ये सारे प्राइस लेवल का, एंड दूसरा होता है कि इंक्रीज इन जीडीपी measure of increase in GDP measure of increase in GDP due to price rise rather than real output. Now let's see इसका प्राइस इंडेक्स के साथ रिलेशन क्या है. तो ये खुद में एक टाइप का प्राइस इंडेक्स होता है, जैसे कि टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स, जैसे प्राइस इंडेक्स सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वैसे में ये भी एक टाइप का प्राइस इंडेक्स होता है जो कि प्राइस लेवल मेजर करता है. सीपीआई का बस यही काम होता है कि वो एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स को मेजर करता है, एंड जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी का प्राइस लेवल मेजर करता है. नाउ लेट्स सी कि अगला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का. सो कंसिडर एन इकोनॉमी चोकोलैंड जहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर 2022 में 5000 है जो कि 6000 हो जा रहा है 2024 में एंड 8000 हो जा रहा है 2025 में. सो पहले तो पता करना है कि एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2 ईयर पीरियड में बिटवीन 2022 टू 2024. लेट्स सी पहले इन्फ्लेशन का फॉर्मूला, इन्फ्लेशन रेट का.
P2 minus P1 upon P1 into 100. So यहाँ पे P2 is final price index of final year and P1 is initial price index, initial price level you can say, जो कि P1 हम starting के year का लेते हैं और P2 हम final year का लेते हैं जो कि है final price level. सो लेट्स सॉल्व. हम पहले वन पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमें 2 साल का इन्फ्लेशन बताना है 2022 से 24 का. सबसे पहले P2, तो जो हमारा बाद का ईयर है यानी 2024 उसका है 6000. तो हम लिखने वाले हैं 6000 माइनस P1 हमारा पहला ईयर इनिशियल ईयर विच इज 2022 एंड उसका है 5000 अपॉन में भी 5000 इंटू 100. नाउ इसका आएगा 1000 by 5000 into 100 20%. ये एनुअल इन्फ्लेशन हमें निकालना है ओवर 2 years में. तो 20% इज फॉर बोथ द ईयर. अगर हमें पर ईयर का निकालना है 20/2 विच इज 10%. सो इट इज 10% per year. नाउ लेट्स सी दिस फॉर द सेकेंड पार्ट. इसमें हमें एनुअल इन्फ्लेशन रेट निकालना है फॉर 3 पीरियड 2022 टू 2025. अब इसमें हमारा लेटर ईयर 2025 का, तो उस 2025 में वी हैड 8000 जीडी वैल्यू. सो 8000 minus P1 our initial is around 22, so it still is going to be 5000 upon 5000 into 100. So we can solve this and इसका you can get 3000 पहले तो upon 5000 into 100. This is going to be 60%. एंड अगेन ये 3 year पीरियड का है. इफ यू वांट पर ईयर तो 60/3. सिंस वी हैव टू कैलकुलेट एनुअल इन्फ्लेशन तो ये तो करना ही पड़ेगा. 20% per year. So annual inflation in the second part is 20% per year and in the 2 year period time is 10% per year. And our answer 4 is completed. Let's see कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. सो इसका ए पार्ट है पहले. डिफाइन यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स. सबसे पहले यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है. अब लेट्स से कि आप एक यूनिट ऑफ कैपिटल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज कर रहे हो. तो यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कॉस्ट हो गई उससे एक यूनिट ऑफ कैपिटल की जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहा है. अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो अगर कोई कंपनी किसी मशीन को 1 साल तक के लिए यूज कर रही है तो उसको उसकी कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है. यही होता है यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ यूजिंग वन यूनिट ऑफ कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसको अगर हम और डेफिनेशन में बताना चाहें तो इट इज द कॉस्ट it is the cost incurred by a firm in using capital goods, including interest costs, including interest cost, depreciation, and change in price of a capital. यही सब इसके components भी हैं. ओके. नाउ अब हम components को डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट.
तो अगर एक कोई फर्म है जो एक मशीन खरीदता है, तो या तो वो पैसे बोरो करेगा खरीदने के लिए और खुद के फंड्स यूज करेगा, यूजेस ओन फंड्स। इन बोथ केसेस देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो दोनों केसेस में आएगा, सो ये एक कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो बोरो कर रहा है तो भी इंटरेस्ट देना है, एंड इफ ये खुद के फंड्स यूज कर रहा है देन ऑल्सो देयर इज कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ सेकंड, तो जो पहला इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसका ये भी मतलब निकल रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी यूज टू बाय कैपिटल, मतलब जो पैसा हमने कैपिटल में लगाया है वो हम किसी और चीज में भी लगा सकते थे, तो उसका यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेकेंड इज डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ओके, सो जो मशीन्स होती हैं वो टाइम के साथ साथ खराब होती हैं, तो उससे क्या होती है, एक तो उनकी वैल्यू कम होती है, दूसरा वो क्योंकि टेक्नोलॉजी इज एवर चेंजिंग एवर ग्रोइंग, तो दे बिकम आउटडेटेड। अब इस टाइप का जो लॉस होता है इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, यानी लॉस ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल। डेप्रिसिएशन, लॉस ड्यू टू वियर एंड टीयर of capital. Now, a third component is expected gain or loss. Expected gain or loss. So, price of machine may change in future. ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि price of machine is going to most often than not change in future. Now, अगर प्राइस कम हो रहा है, if it is decreasing, तो फर्म का गेन हो रहा है, फर्म्स gain, and if it is increasing तो firms loss में जा रहे हैं। Either way there is a change in expected, either you can gain capital or lose capital, either way there is a change in capital. Now this is the uh, these are all the components, major components of the cost of capital, and you can combine these and get the basic idea कि यूजर कॉस्ट रफली कितना आएगा। सो यूजर कॉस्ट रफली आता है इंटरेस्ट रेट से, डेप्रिसिएशन से, एंड चेंज इन प्राइस ऑफ ए कैपिटल से। सो फाइनली व्हाट वी कैन से इज कि जो फर्म्स होती हैं वो तभी इन्वेस्ट करती हैं ऐसे कैपिटल पे जब रिटर्न, फर्म्स इन्वेस्ट तभी when return on capital is greater than user cost of capital, जो हमने अभी देखा। और if you want to understand this much better then we can also take an example कि जो समझ लो कि interest you have is 100, you have depreciation cost as 50, and change in price of capital is rupees 10. So total user cost will be 100 plus 50 plus 20, 170. So your return on capital should be greater than this. Otherwise, the firm is going to incur major loss. And this was the A part of this question. Now let's see कि B part क्या है fifth question का.
सो इसमें ये कह रहा है कि यूजिंग suitable diagrams explain how a decline in the real interest rate changes the desired capital stock in the economy. सो सबसे पहले लेट्स सी कि जो फर्म्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें कितना कैपिटल चाहिए बेस्ड ऑन फर्म्स decide how much capital they want. Capital they want based on return on capital versus user cost of capital. Return on capital versus user stock of capital. Now, there's a key rule that firms follow. And what is that key rule? Basically, firms अपना increase करती है capital stock तब तक ही they increase capital stock until increase capital stock until जो उनका MPK होता है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल equals to real interest rate. Now, marginal product of capital क्या होता है? तो marginal product of capital is change in output upon change in capital. तो अगर हम एक यूनिट कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है? हम एक यूनिट कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। जब तक ये रियल इंटरेस्ट रेट के इक्वल नहीं आ जाता तब तक ही जो फर्म्स होते हैं वो अपने कैपिटल स्टॉक बढ़ाते हैं। जब ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तो फिर वो अपने कैपिटल स्टॉक नहीं बढ़ाते हैं। अब क्या होता है अगर इंटरेस्ट रेट फेल फॉल कर जाए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि रियल इंटरेस्ट रेट के चेंज करने से कैसे फर्क पड़ता है डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक में। नाउ डिक्लाइन का यहाँ पे कंडीशन दिया है, हम भी डिक्लाइन की बात करेंगे। क्या होगा अगर रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करता है? रियल इंटरेस्ट रेट फॉल्स। बेसिकली सबसे पहला कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल डिक्रीज करती है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल बेसिकली ये कह रहा है यूजर स्टॉक ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल यूजर स्टॉक ऑफ कैपिटल इट डिक्रीजेस। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट बिकम्स चीपर। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होता है वैसे ही लोन लेना इज इजी एंड चीपर, सो इन्वेस्टमेंट्स आल्सो बिकम चीपर। देन जब ये फैक्टर्स आ जाते हैं देन फर्म्स चाहती हैं कि उनके पास ज्यादा मशीन्स हो और ज्यादा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक हो। तो जब रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो फर्म्स वांट दैट दे हैव मोर मशीन्स एंड अ हायर डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो जो हमारा पहला डायग्राम है वो यही दिखाता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो कैसे एक्ट कर रहा है जब इंटरेस्ट रेट फॉल डाउन कर रहा है। तो लेट्स सी दैट। यहाँ पे वी विल मेक अ डायग्राम।
यहाँ पे दिस इज आवर कैपिटल स्टॉक and this is our interest rate. So we have R1 here, K1 here, we have our R2 here, K2 here, so we have our R2 here and K2 here. There is a downward slope. You can see we have a downward slope in this diagram, and there is increase in capital stock and decrease in real interest rate. So this is one diagram according to which you can see how decline in real interest rate changes the desired capital stock, and also the new intersection point we have, it moves rightwards and capital increases from K1 to K2, desired capital stock increases. These are all the things that happen. Now there's another diagram, or you can say another point, which is you should to understand this you should think कि how a firm is going to behave. तो पहले क्या हो रहा था, earlier borrowing was expensive, but अभी interest rate गिर चुका है, तो borrow करना is very cheaper. तो firms are going to be like कि we should buy more machines, and when they are going to buy more machine, investment is going to increase, because this is a kind of investment. तो जो हमारा investment function graph है वो इंक्रीज करने वाला है. लेट्स सी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन ग्राफ है वो उसका स्लोप देखते हैं. सिंस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज, जब हमारा इंटरेस्ट रेट गिर चुका है, तो अगेन दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज इंटरेस्ट. सो ये दिस इज आई नॉट, एंड हमारा अभी जो इंटरेस्ट है जो कि कम हो चुका है, so our investment is going to increase, and we are going to have a downward slope. So our investment is going to increase and our capital stock is going to increase when real interest rate falls. This is these are the effects that are going to take place. Now let's move on to our last question number 6. So इसका पहला पार्ट क्या है? What is money and what are the functions of money? So very easy question. Money क्या है? Anything that is generally accepted as medium of exchange. मनी का टू बी ऑनेस्ट एक ही काम है कि इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. दैट इज व्हाई इट इज सो वैल्यूएबल एज वेल, बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसका डेफिनेशन है, money is a medium of exchange used for buying goods and services and for settling debts. ओके, तो इतना तो हम सबको पता था कि मनी का डेफिनेशन क्या होता है. अब इसके फंक्शंस पूछे हैं, जनरली हम फंक्शंस देख लेते हैं. तो पहला फंक्शन इसका है कि अगेन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यही इसका मेजर फंक्शन है, यही इसकी डेफिनेशन है.
यही है जो इसको डिफाइन करता है कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and you can use it to buy any goods, sell any services, and it removes the problem of barter system. जो barter system का पहले problem था उसको ये खत्म करता है. अगला इसका फंक्शन है कि ये एक्ट करता है एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट इन द सेंस कि कोई भी गुड या सर्विसेज हैं जिनकी वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो. जैसे अगर किसी की भी प्राइस 100 रुपीज है, यू कैन मेजर इट इन मॉनेटरी टर्म्स ना कि इसकी वैल्यू, इसका प्राइस 100 रुपीज है. तो ये उसमें भी हेल्प करता है. इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यू कैन मेजर एनीथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स एंड नो कि इसकी वैल्यू है क्या. एक्चुअली आपको समझ में आता है कि ये 100 रुपए का सामान है तो इसकी वैल्यू है 100 रुपए. Third factor we have store of value. You can store it for future क्योंकि future में भी इसके पास purchasing power रहने वाली है. Now, our fourth function is standard of deferred payment. इसका यही मतलब हुआ कि फ्यूचर में पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे अगर यू आर टेकिंग लोन तो हाउ आर यू गोइंग टू रिटर्न इट? बाय यूजिंग मनी. इट इज a standard of deferred payments. Standard of deferred payments for loans, credit, whatever. It is set कि आप future payments या whatever you can do it by using money. So these are some of the functions of money. This is its definition. It's nothing complicated, very easy. What you all know. Now we have to write short notes on some topics. तो सबसे पहले हमारे पास है बी का पहला टॉपिक विच इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो वो सिंपल सा है. ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है जहाँ पे आप डील कर रहे होते हो फैक्ट्स के साथ. यू आर डीलिंग विद फैक्ट्स एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स. इसका सिंपल से यही मतलब है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल. इंक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूसेस कंजम्पशन. तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है कि हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं तो कंजम्पशन कम हो रही है. एंड ये एक फैक्ट भी है कि हम टैक्सेस बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कम होगी. तो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. इट कैन बी टेस्टेड एंड इट इज ऑब्जेक्टिव. कि ऐसा नहीं है कि ओपिनियन लोगों का बदल रहा है कि कोई एक इकोनॉमिस्ट ऐसा कह रहा है तो दूसरा से डिसएग्री कर रहा है. नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है. ये ओपिनियन सबका होगा क्योंकि ये एक फैक्ट है. तो it can be tested and it is objective. Now next इसी का क्या था? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ये आप गेस कर सकते हो कि ये बिल्कुल भी ऑपोजिट है पॉजिटिव का. इट डील्स विद ओपिनियंस एंड जजमेंट्स. इट कैन नॉट बी टेस्टेड. इट इज सब्जेक्टिव. एंड इसका एग्जांपल है कि टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड. तो ये काइंड ऑफ एक ओपिनियन है. सब इससे अग्री नहीं करेंगे. ये सब्जेक्टिव है. ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है कि कौन क्या चाह रहा है. टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड और नॉट. So this was the difference between positive and normative economics. Second topic is unemployment. तो इसका क्या मीनिंग होता है सबको ही पता है. It refers to the condition where individuals जो भी willing है and able to work, they cannot find jobs. Willing and able to work but cannot find jobs. एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी कई सारे अलग अलग तरीके की होती है. कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करती हैं. ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है कि यू शुड डिस्क्राइब इट इन लिटिल डिटेल. और ऐसे करके लिखना है कि फ्रिक्शनल देयर इज अ फ्रिक्शनल type of condition of unemployment which is basically job switching. There is structural which is skill mismatch, cyclical which is due to recession and stuff. So there are different kinds of unemployment which will go under this topic. Lastly we have Ricardian equivalence proposition. इसका क्या मतलब होता है? अब इट स्टेट्स दैट कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन टोटल डिमांड.
बेसिकली अगर गवर्नमेंट आज टैक्सेस कम कर देती है तो पीपल तो अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में टैक्सेस फिर से बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब वो लोग ज्यादा सेव करने लगेंगे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, और इससे ओवरऑल कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये प्रोपोजिशन ये कहता है कि कंज्यूमर्स एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर टैक्सेस गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से एंड इन रहेंगे ही, तो इससे वो अपनी सेविंग्स इंक्रीज करते हैं, तो इससे ओवरऑल डिमांड में कोई असर आता ही नहीं है। इफ यू गेट इट, गवर्नमेंट बोरोइंग has no effect on total demand. Why? Because people expect higher taxes in future, and due to this there is no change in consumption, and aggregate demand happens, and due to this overall demand में भी unchanged रहती है, and गवर्नमेंट बोरिंग की वजह से पीपल एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में तो टैक्सेस रहेंगे ही, एंड देयरफॉर दे इंक्रीज देयर सेविंग्स। तो ये छोटा सा एक प्रोपोजिशन है जिसका ये बेसिक सा डेफिनेशन है। एंड हेयर हमारे सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, सारे शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। इसका आपको एग्जाम में डिटेल में लिखना है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट शॉर्ट में बताया है कि हर एक टॉपिक में क्या क्या चीजें आएंगी। एंड 6 क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ वी हैव completed all of our questions, हमने सारे questions को go through कर लिए हैं। and thank you so much for watching till the end. If you have any doubts, drop it in the comment section and we will be happy to resolve them. Thank you so much for watching.